आज के पेपर में हम एवेल्यूएशन ऑफिसर जो एग्जाम हुआ था 23 अगस्त 2020 को आरपीएससी ने करवाया था और इसके पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का हम विस्तृत व्याख्या के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन है बाबा हरिश्चंद्र, भंवरलाल सराफ, फतेह करण चारण या मगनलाल बीलू। तो मित्रों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही उत्तर होगा। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जो आजाद मोर्चा है वो गठित किया गया था और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई, आजाद मोर्चा कब गठित हुआ, तो आपको बताना है 1942 को। ठीक है, 1942 यानी कि अगस्त 1942 को जयपुर में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा है वो गठित किया गया। तो मित्रों, ये जो आजाद मोर्चा है ये इसीलिए गठित हुआ क्योंकि 1942 में अगस्त क्रांति के दौरान जयपुर के प्रमुख जो नेता थे हीरालाल शास्त्री, तो हीरालाल शास्त्री 1942 में उन्होंने मिर्जा इस्माइल के साथ में जेंटलमैन एग्रीमेंट्स के नाम से एक समझौता कर लिया और उस समझौते के तहत उन्होंने जो 1942 में अगस्त क्रांति हो रही थी उसमें उन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया। तब जो बाकी के क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेंगे। तभी इनकी जो दोनों की नीतियां थी अलग अलग हो गई, उनके विचार है वो मेल नहीं खाने लगे। तभी बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गुलाब चंद कासलीवाल, ओम दत्त शास्त्री और चिरंजी लाल मिश्र ऐसे कुछ नेता थे, उन्होंने अलग से एक मोर्चा गठित कर दिया जिसका नाम रखा था आजाद मोर्चा, जो 1942 में गठित किया गया था। और इस मोर्चे को 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से पुनः हीरालाल शास्त्री और बाकी के ये जो आजाद मोर्चे के लोग थे इनके बीच में पुनः मेल मिलाप है वो कर लिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके अन्य नेतृत्वकर्ता या इनके अन्य सदस्यों की बात करें तो ओम दत्त शास्त्री, गुलाब चंद कासलीवाल और चिरंजी लाल मिश्र, ये नाम आपको याद रखना है। और बाकी जो रतन देवी शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी, वो भी इसी आजाद मोर्चा का हिस्सा थी, हीरालाल शास्त्री के विरुद्ध हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीमूचाणा घटना कब घटित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये आधुनिक राजस्थान के इतिहास की। ऑप्शन है 25 मई 1925, 14 मई 1925, 13 मार्च 1947 और 28 मार्च 1947। नीमूचाणा घटना है वो 14 मई 1925 को हुई थी। और आपको पूछा जाए कि नीमूचाणा कहाँ पर है, तो ये अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये घटना क्यों हुई, तो इस घटना के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो था सुअरों की समस्या और दूसरी थी उच्च लगान दरें। ठीक है, और आपको पूछा जाए कि नीमूचाणा जो किसान आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई, ये स्टार्ट कब हुआ, तो 1921 में ये आंदोलन है वो नीमूचाणा गांव अलवर से स्टार्ट हुआ था और 1925 तक यानी कि इस घटना तक ये चला था। और ये घटना ऐसी थी कि इसमें नीमूचाणा नामक स्थान पर 800 किसान है वो एकत्र हुए और उस समय नीमूचाणा या अलवर के जो शासक थे उसका नाम आपको पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? जय सिंह। नीमूचाणा घटना के दौरान अलवर के शासक कौन थे, तो वो थे महाराजा जय सिंह। और जय सिंह ने आदेश दिया कि जो भी किसान है इस घटना के माध्यम से सत्ता को प्रभावित कर रहे हैं उनको भून डालो। तो सरकार के कारिंदों ने 800 लोग एकत्र हुए थे जिसमें स्त्री, पुरुष और बाल बच्चे भी थे, तो उनको घेर कर गोलियों के द्वारा भून दिया गया और 800 लोगों की है वो कत्लेआम हत्या कर दी गई। तो इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने इस नीमूचाणा हत्याकांड को, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे भी विभत्स बताया है और
डायरिज्म डबल डिस्टल्ड की संज्ञा है वो नीमूचाणा हत्याकांड को दी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 14 मई 1925 की डेट आपको ध्यान में रखना है। और इसका कारण क्या था? सुअरों की बढ़ती समस्या और लगान दरों में वृद्धि। बाकी आपको पूछा जाए कि नीमूचाणा घटना के दौरान अलवर के शासक कौन थे, तो वो थे जय सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है शोभा राम कुमावत और चौथा ऑप्शन है हमारे सामने के.एम. मुंशी। तो यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से भी हमारे एक दो तो उत्तर और भी मिल जाते हैं कि एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई और उसमें जो प्रथम चरण था उसका नाम क्या था? तो प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का जो नाम है ये किसने रखा? इस नाम को रखने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो ये आपको प्रश्न में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट जवाब है वो आपको देना है। क्या होगा यहाँ पर? हमारा जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। के.एम. मुंशी यानी कन्हैया लाल माणक्य लाल मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम है, इस प्रथम चरण मत्स्य संघ जिसका नाम ये मत्स्य संघ है ये के.एम. मुंशी ने दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी ऑप्शन में शोभाराम कुमावत का जिक्र है, तो शोभाराम कुमावत इस चरण के पीएम थे, यानी कि प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे मत्स्य संघ के। और इसके राज प्रमुख पूछा जाए तो धौलपुर के उदय भान सिंह है वो मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे और करौली के गणेश पाल उपराज प्रमुख थे। ठीक है, और बाकी आपको मत्स्य संघ के बारे में ये पूछा, इसकी डेट पूछी जा सकती है 18 मार्च 1948। इसकी डेट आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है वो कब घटित हुआ, तो 18 मार्च 1948। और बाकी मत्स्य संघ के बारे में आपको यह भी पूछा जा सकता है कि मत्स्य संघ की आय कितनी थी, तो 184 लाख इसकी आय थी। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है जूनागढ़ किला, गागरोन किला, तारागढ़ या मेहरानगढ़। हमीदुद्दीन की दरगाह, तो मित्रों हमीदुद्दीन के नाम से 2 सूफी संत हुए हैं राजस्थान में। एक का नाम मिलता है हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, और हमीदुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है वो नागौर में है। और ये जो सूफी संत है हमीदुद्दीन, इनकी दरगाह है वो गागरोन है, गागरोन झालावाड़। और ये गागरोन का किला है ये जल दुर्ग की श्रेणी का किला है। ठीक है, जल दुर्ग। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि गागरोन किस प्रकार का दुर्ग है, तो ये जल दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है बिल्कुल। और ये जो हमीदुद्दीन है यहाँ पर इसकी दरगाह है, तो इसे मीठे शाह भी कहा जाता है। ठीक है, मीठे महाबली। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराना के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है विष्णु भातखंडे, जियाउद्दीन डागर, बहराम खान या मनरंग। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा, मनरंग भूपत खां। ये हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जो जयपुर घराना है उसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, और आपको पूछा जाए कि जो जयपुर की ख्याल है ये किस शैली की है, तो वादन और गायन शैली की है ये ख्याल जयपुर का। ठीक है, इसमें मनरंग भूपत खान प्रसिद्ध इसके प्रवर्तक रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो जयपुरी ख्याल है इसमें तंबोली तंबोलन और इसके अलावा भी और कई प्रकार के ख्याल होते हैं यहाँ पर, जिसमें आपको जोगी जोगण, कान गुजरी, रसीली तंबोलन ये प्रमुख ख्याल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो जियाउद्दीन डागर और बहराम खान है ये दोनों ही डागर घराने के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देवनारायण जी राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता है। ठीक है, और इनकी जो फड़ का वाचन किया जाता है इसमें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज लिया जाता है? तो ऑप्शन है मंजीरा, मांदल, जंतर या कुंडी।
तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंत्र वाद्य यंत्र का उपयोग लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि पाबू जी की फड़ के वाचन का करते समय किसका यूज लिया जाता है, तो जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है उसका यूज लिया जाता है पाबू जी के फड़ के वाचन के समय। और देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की एकमात्र ऐसे जो लोक देवता है जिनकी फड़ केंद्रीय दूर संचार मंत्रालय ने इस फड़ पर अपना डाक टिकट भी जारी किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नाडोल, घाणेराव, बदनौर या मेनाल। मूछाला महावीर का मंदिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखना है आपको। मूछाला महावीर का जो मंदिर है ये मित्रों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, घाणेराव में स्थित है। और घाणेराव कहाँ पर है, तो पाली जिले में स्थित है। ठीक है, नाडोल ऑप्शन में दिया है, तो नाडोल में आशापुरी माता का मंदिर है जो पाली में है, नाडोल भी। बदनौर भीलवाड़ा का एक प्राचीन स्थल कह सकते हैं। और मेनाल है, तो मेनाल यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, सुहेश्वर शिव मंदिर। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सुहेश्वर शिव मंदिर जो मेनाल भीलवाड़ा में मेनाल में है, ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया, तो विग्रहराज द्वितीय ने मेनाल के सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण है वो करवाया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित है। ऑप्शन है कोटा, झालावाड़, बूंदी या मंडावा। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 नंबर है, ना कि 4। कोटा जिला है वो अपने झाला हवेली जो भित्ति चित्र है इसके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो झाला हवेली का निर्माण किसने करवाया था, तो कोटा राज्य के दीवान झाला जालिम सिंह ने। ठीक है, झाला जालिम सिंह ने इस झाला हवेली का निर्माण करवाया था। और झाला जालिम सिंह के संबंध में आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोटा के शासक नहीं थे बल्कि ये कोटा के एक दीवान थे। ठीक है, और आपको पूछा जाए कि इनमें ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा स्थान अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका करेक्ट जवाब होगा मंडावा। मंडावा हवेलियों, किलों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जो झुंझुनू में है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट मेंशन किया है कि झाला हवेली जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ है, तो झाला हवेली है ये कोटा जिले में है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, काव्य संग्रह ढाणी का आदमी रचना है नंद चतुर्वेदी, तारा प्रकाश जोशी, जय सिंह नीरज या नंद भारद्वाज। तो ढाणी का आदमी है ये मित्रों जय सिंह नीरज की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। जय सिंह नीरज प्रसिद्ध राजस्थान के एक साहित्यकार हैं और राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति की भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनकी बहुत ही एक बेहतरीन बुक है जय सिंह नीरज की। ठीक है, तो ढाणी का आदमी रचना है जय सिंह नीरज की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वालर नृत्य में किस जनजाति से संबंधित है, तो वालर नृत्य ऑप्शन है भील, रेबारी, ग्रासिया या सहरिया। तो यह क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, कई बार पूछा जा चुका है वालर नृत्य से संबंधित। तो ये मित्रों ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर है। और ये एक ग्रासिया जनजाति का ऐसा नृत्य है जिसमें किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता है, बिना वाद्य यंत्र के प्रयोग के इस नृत्य का क्रियान्वयन किया जाता है इन ग्रासिया जनजाति के लोगों के द्वारा। और ये नृत्य है वो स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दादू के शिष्य नहीं है। ऑप्शन है सुंदरदास, रज्जब, दयाबाई या जनगोपाल। दयाबाई बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन होगा। और आप ये भी बता दीजिए कि अगर दयाबाई दादू की शिष्य नहीं है तो ये किन की शिष्य है। दयाबाई और सहजोबाई ये चरणदास जी की शिष्य हैं। और जो हमने मेगा वीडियो अपलोड किया था क्लास संस्कृति का, उनमें बहुत से क्वेश्चन है वो दयाबाई सहजोबाई से संबंधित पूछा गया है। और जो आरपीएससी आरएएस का एग्जाम हुआ 2018 में उनमें भी पूछा गया था। तो दयाबाई ने दया बोध ग्रंथ लिखा, सहजोबाई ने सहज प्रकाश ग्रंथ लिखा। और ये जो है चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख संत महिलाएं रही हैं, चरणदास जी की शिष्या है। बाकी दादू जी की बात करें
तो दादू के कुल 52 शिष्य हुए थे। कितने? 52। और ये जो शिष्य है 52, ये दादू के 52 स्तंभ कहलाते हैं। 52nd पिलर ऑफ दादू। ठीक है, दादू के 52 शिष्य 52 स्तंभ कहते हैं इसे। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि दादू जो संप्रदाय है, इसकी जो राजस्थान में प्रधान पीठ है वो नारायणा जयपुर में है। ठीक है, बाकी दादू के संबंध में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि दादू का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम मिलता है कायाबेली। काफी बार प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कि सुप्रसिद्ध ग्रंथ कायाबेली की रचना किसने की, तो दादू दयाल जी ने की थी। और दादू दयाल जी की जो अपनी रचनाएं हैं उनमें इन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, तो इसमें इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो मुख्यतः जयपुर के आसपास ही रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग की पर्वत चोटी है। ऑप्शन है बाबाई, बेराट, डोरा या रघुनाथगढ़। डोरा पर्वत, ईसराना पर्वत, रोजा भाकर, ये सभी जालोर के पर्वत हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी बाबाई झुंझुनू में है, बेराट जयपुर में और रघुनाथगढ़ है ये सीकर में है। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अरावली पर्वत शिखरों से ही संबंधित है। और क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। गुरु शिखर, अचलगढ़, दिलवाड़ा, शेर और कुंभलगढ़, ये 5 पर्वत चोटियां दी हुई हैं ऑप्शंस में। और इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है उसके बाद में सीक्वेंस वाइज हमें, तो यहाँ पर अगर इनकी ऊंचाई देखी जाए तो गुरु शिखर है ये 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई। अचलगढ़ 1380 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर, शेर 1597 मीटर और कुंभलगढ़ है ये 1224 मीटर है। तो यहाँ पर इनको ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले तो 1 नंबर आएगा, तो 1 सभी में कॉमन दिख रहा है। उसके बाद में सबसे बड़ी है दूसरी चोटी शेर, तो यहाँ पर ए के बाद में डी आएगा, तो दोनों में है 2 और 3 में। तीसरी सर्वोच्च चोटी यहाँ पर दिलवाड़ा है सी, ए डी और सी तीनों में कॉमन है। और उसके बाद में चौथी यहाँ पर सर्वोच्च चोटी अचलगढ़ हो जाएगी बी, तो यहाँ पर बी यानी कि 2 नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो पर्वत चोटियां दी हुई हैं इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर, दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर 1597 मीटर, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है दिलवाड़ा 1442 और उसके बाद में अचलगढ़, कुंभलगढ़, ये चोटियां हैं आपको अच्छे से याद करना है। बाकी जितने भी हमने पहले के पेपर डिस्कस किए उन सभी में ये चोटियां हैं वो पूछी गई है और ये नवीनतम पेपर है तो इसमें भी यही चीजें हैं वो बार बार पूछी जा रही हैं, तो आपको अच्छे से इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। ऑप्शन है भोराट पठार, हाड़ौती पठार, उड़िया पठार और ऊपरमाल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा 3 उड़िया का पठार। उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो भी यही पठार है जो 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। उड़िया का पठार सिरोही में माउंट आबू के जस्ट पास में ही है। ठीक है, बाकी भोराट के पठार की बात करें तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का यह पठार स्थित है। हाड़ौती का पठार राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के भाग कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। ऊपरमाल के पठार की बात करें तो बिजोलिया, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के मध्य ये ऊपरमाल का पठार भी स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा झील या कौन सी झील ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन है अनूप सागर झील, कोलायत झील, केलाना झील या जयसमंद झील। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर।
जयसमंद झील जो उदयपुर में स्थित है और यह झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है। और इस झील का जो निर्माण है वो अकाल राहत कार्यों के लिए किया गया था। और बाबा का भांगड़ा भी यहीं पर है और प्यारी नामक एक टापू है वो भी इसी झील पर स्थित है। ठीक है, बाकी अगर ऑप्शन के बात करें तो ये जो अनूप सागर झील है ये बीकानेर जिले में स्थित है। ठीक है, कोलायत झील ये भी बीकानेर में है और कैलाना ये एक्चुअली कायलाना है, तो कायलाना झील जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, कायलाना, बालसमंद ये जिले जोधपुर में हैं।